कि प्राकृतिक खतरे हैं। मिटिगेशन क्या है, उनका बचाव कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ रहा है, हम उससे बच कैसे सकते हैं। हम नेचुरल हज़ार्ड्स को रोक तो नहीं सकते पर उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का हिंदी में मतलब होता है आपदा। देखिए फ्रेंड्स, टाइम मैं इतना ज़्यादा लूँगा नहीं क्योंकि मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं सीधे ही यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ है इसका मैं मतलब समझा दूंगा है क्या, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को खुद पढ़ सकते हो, पर आपको यहाँ पे मैं एक एक लाइन पढ़ने के बजाय आपको सीधे मैं ये मतलब समझा दूंगा। देखिए डिज़ास्टर को हिंदी में कहते हैं आपदा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका मतलब समझना क्या है। देखिए अब डिज़ास्टर है क्या, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डिज़ास्टर होता क्या, आप देखिए डिज़ास्टर एक हज़ार्ड का यानी कि एक खतरे का ही एक मतलब कि टाइप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो डिज़ास्टर है वो क्या है, वो कहाँ से निकलता है, वो खतरे से निकलता है। अब देखिए डिज़ास्टर को हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर वो चीज़ है कि प्राकृतिक खतरे यानी कि नेचुरल हज़ार्ड से होने वाला नुकसान, ठीक है। अब देखिए डिज़ास्टर होता क्या है, जैसे कोई नेचुरल हज़ार्ड्स आ रहा है, कोई प्राकृतिक खतरा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ रहा है, इससे पता है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए खतरा कहाँ पे है। अब जहाँ पे देखें एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल का क्या मतलब है, मान लीजिए कि कोई भूकंप आ रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आ रहा है, वहाँ पे किसी का घर नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे भूकंप आ भी जाए, रेगिस्तान में अर्थक्वेक आ भी जाए, तब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मिट्टी जहाँ रेगिस्तान में पड़ी वो दूसरी जगह पे चली जाएगी, किसी को खतरा नहीं है। अगर वही भूकंप यानी कि वही अर्थक्वेक किसी आबादी वाली जगह पे आ जाए, तो वहाँ पे लोगों के घरों को नुकसान हो सकता है, लोगों की जान को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का क्या मतलब है कि जैसे प्राकृतिक खतरे यानी कि नेचुरल हज़ार्ड्स के आने से अगर लोगों के जान माल को खतरा होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी तबाही होती है, ठीक है, विनाश होता है, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, तो वो होता है डिज़ास्टर, ठीक है। उसे कहते हैं डिज़ास्टर। यानी कि जिस प्राकृतिक खतरे यानी कि जिस नेचुरल हज़ार्ड में कोई नुकसान हो जाए उसे बोलेंगे हम आपदा या डिज़ास्टर, ठीक है फ्रेंड्स। इस लाइन का ये मतलब था। अब देखिए जो डिज़ास्टर है वो कैसे बनता है, वो बनता है वल्नरेबिलिटी प्लस नेचुरल हज़ार्ड। यानी कि डिज़ास्टर किसे कहते हैं, प्राकृतिक खतरे से, और वल्नरेबिलिटी यानी कि वीकनेस से। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे शब्द है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इसका आपको मतलब बता दूं क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा, सिंपल सी बात कहते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। देखिए इसका सीधा सा मीनिंग है वीकनेस, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, खतरा आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई, देखिए मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जैसे कोई जगह है, कोई कोई भी जगह है, हमें पता है कि वहाँ पे, ठीक है, जैसे देखिए या जापान में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे सभी के लकड़ी के घर तकरीबन बनाए हुए हैं। अब वल्नरेबिलिटी क्या है, वहाँ पे कमज़ोरी है, ठीक है, वीकनेस है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कमज़ोरी है, वहाँ पे नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने घर बनाया है, घर में आपने एक जगह खुली छोड़ दी है, वहाँ पे कोई दरवाज़ा लगाया नहीं है, ठीक है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपकी वीकनेस है ना, वहाँ पे तो चोरी होने का खतरा बिल्कुल है। तो ऐसे ही ऐसा होता है कि जो प्राकृतिक खतरा आने वाला है, जैसे मान लीजिए कि नदी किनारे लोगों के घर है, और नदी में देखिए बाढ़ आ जाए तो लोगों के घर बह जाएंगे वैसे ही, ठीक है। तो वो होती है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए नेचुरल हज़ार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरे और वल्नरेबिलिटी को मिला के क्या बनेगा, डिज़ास्टर बनेगा। यानी कि प्राकृतिक खतरा आया, प्राकृतिक खतरा है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं प्राकृतिक खतरा, यानी कि नेचुरल हज़ार्ड क्या है, भूकंप है, अर्थक्वेक है, ठीक है। अब वहाँ पे कमज़ोरी है, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ यानी कि कमज़ोरी, पता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली, ये कच्ची बिल्डिंग है, ये कमज़ोर है, गिरने वाली है, भूकंप आया वो गिर गई, ठीक है। यानी कि नेचुरल हज़ार्ड यानी कि भूकंप आया, प्लस वो चीज़ वीकनेस थी, पहले से वीक थी, वो उसको नुकसान हो गया, तो इससे क्या निकला, इससे डिज़ास्टर हो गया, वहाँ पे लोगों की जान माल को खतरा हो गया। अब मिटिगेशन क्या है कि हमें इनका बचाव कैसे करना है, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे नेचुरल हज़ार्ड की। नेचुरल हज़ार्ड फ्रेंड्स देखिए बहुत तरह से हो सकता है। नेचुरल हज़ार्ड क्या है, इनकी प्राकृतिक खतरा। जैसे देखिए नेचुरल हज़ार्ड का जो, देखिए आपको सिंपल सा मीनिंग बता दूं क्या है। नेचुरल हज़ार्ड को अरबी भाषा में अज जहर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मौका, ठीक है। देखिए
अब यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूँ, प्राकृतिक खतरा है क्या, नेचुरल हज़ार्ड क्या है। जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और साथ में सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ये क्या है, नेचुरल हज़ार्ड है, यानी कि जिसे हम रोक नहीं सकते। ठीक है, देखिए दो तरह से नेचुरल हज़ार्ड, दो तरह से हैं। एक तो होता है नेचुरल हज़ार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरा जिसे हम रोक नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये क्या है, ये नेचुरल हज़ार्ड्स है। इसे हम रोक नहीं सकते, इससे हम बच सकते हैं। एक होता है मैन मेड हज़ार्ड्स। ठीक है, मैन मेड हज़ार्ड्स क्या है, यानी कि मनुष्य द्वारा, इंसान द्वारा होने वाले खतरे। अब देखिए इंसान द्वारा खतरे कौन से हैं, देखिए देखिए पोल्यूशन है। ठीक है, पोल्यूशन क्या है, अगर हम अपने घर में देखिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो कंप्रेसर से हवा निकलती है वो कितनी गर्म होती है। ठीक है, तो फ्रिज है उससे गैस निकलती है, फिर जो हम व्हीकल चलाते हैं, कार है, ठीक है, बाइक है, कुछ भी वहाँ से धुआं निकलता है। ये क्या है, ये पोल्यूशन हो गया ना, ये मैन मेड हज़ार्ड्स हैं। अब देखिए पोल्यूशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये क्या है, मैन मेड हज़ार्ड्स है ना ये। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट हो गया, देखिए लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, मेडिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे जो अगर उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में जाके मिल रहा है, नदियों के पानी में, तो लोगों को पानी अगर पियेंगे तो उनको नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन है, जहाँ पे हम कहीं पे एक्सप्लोजन कर देते हैं, कोई परमाणु का टेस्ट कर दिया, कोई एटम बम का टेस्ट, कोई कुछ भी कर दिया, वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि है क्या, ये मैन मेड हज़ार्ड्स है। नेचुरल हज़ार्ड्स क्या है, जैसे लैंडस्लाइड्स, फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, ये सारे क्या है, ये नेचुरल हज़ार्ड्स हैं। मैन मेड हज़ार्ड क्या है, जो इंसान की गलती की वजह से नुकसान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे वेरी एग्जाम्पल ऑफ हज़ार्ड्स की। देखिए कौन कौन सी है, पहला है जोलॉजिकल हज़ार्ड्स, यानी कि जोलॉजिकल हज़ार्ड्स देखिए इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए जूलॉजिकल हज़ार्ड्स यानी कि भूवैज्ञानिक खतरा। ठीक है, यानी कि हमारी जो धरती के ऊपर भूवैज्ञानिक, जो धरती के ऊपर होने वाला खतरा। देखिए पहला है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, लैंडस्लाइड, सुनामी, डैम बस्ट यानी कि बादल का फटना, डैम बस्ट यानी कि बांध का फटना, वॉल्केनिक और एरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये क्या है, ये जो जियोलॉजिकल हज़ार्ड्स है, यानी कि अगर अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो धरती को नुकसान है, धरती पर रहने वाले लोगों को। लैंडस्लाइड आया तब भी, लैंडस्लाइड से भी होता है, सुनामी की वजह से भी होता है। ठीक है, अगर बांध टूट जाए तब भी होगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए तब भी होगा। ये सारे धरती के ऊपर होने वाले नुकसान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेटिक हज़ार्ड्स की, जलवायु। ठीक है, जलवायु खतरे। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए पानी में होता है ना, जैसे वो चक्रवात आते हैं, है ना। तो क्लाउड बस्ट हो गया, बादल का फटना, और टोर्नाडो। ठीक है, टोर्नाडो एंड हरिकेन यानी कि बवंडर और तूफान। टोर्नाडो होता है जैसे हवा का गोला जैसे घूमता है ना। लैंडस्लाइड भूस्खलन हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, और हीट एंड कोल्ड वेव, गर्मी, गर्म हवा, ठंडी हवा चलने लगी। ठीक है, ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, और स्नो एवरेंक यानी कि हिम संकलन हो गया। ठीक है, हिल स्टॉर्म हो गया, ओले पड़ गए, और सी इरोजन यानी कि समुद्र का क्षरण। तो क्या है, ये सारे जलवायु खतरे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताइए कि इनमें से कौन से जलवायु खतरे हैं, यानी कि कौन से क्लाइमेटिक हज़ार्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स। ठीक है, अब देखिए पर्यावरणीय खतरे कौन से हैं। ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स का मतलब पर्यावरण से होने वाले खतरे। पोल्यूशन है, बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे देखिए सांस लिए बगैर तो कोई रह नहीं सकता, अगर उसमें पोल्यूशन हो जाए तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। अब देखिए अगर जगह जगह सूखा पड़ जाए, बंजर हो जाए ज़मीन, तो वहाँ पे मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। अगर हम वनों की कटाई करते रहेंगे, जंगलों की कटाई करते रहेंगे, ठीक है, हमें देखिए हमें लग्जरी लाइफ तो मिल जाएगी, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, पर हम गर्मी को नहीं रोक पाएंगे, हम प्राकृतिक खतरे को नहीं रोक पाएंगे, हम किसी चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए पेस्ट इन्फेक्शन बायोलॉजिकल यानी कि कीट संक्रमण जैविक। देखिए ह्यूमन एनिमल एपिडेमिक्स यानी कि मानव पशु महामारी। देखिए वो बीमारियां जो
कहाँ से फैलती है? इंसान से या पशुओं से। होता है ना बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू। तो ये क्या है? ये पेस्ट इन्फेक्शन ही है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, विषाक्त या विषैला भोजन। देखो फूड पॉइजनिंग क्या है? मान लीजिए आपने बाहर देखिए घर के खाने से कभी फूड पॉइजनिंग होती नहीं है, बाहर के खाने से हमेशा होती है। क्योंकि घर में जो भी कुछ बनाते हैं वो पता है आप, उसमें सारी चीज़ें जो है वो स्वच्छ यानी कि हेल्दी होती हैं। ठीक है। बाहर का खाना क्या है? जैसे आप किसी रेडी पे खा रहे हो, धूल मिट्टी पड़ रही है वहाँ पे, ठीक है, उसके हाथ गंदे मंदे, जो मर्जी है वैसे ही है, तो उसमें बना के दे रहा है, तो आपको उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर किससे होती है? पानी से। देखिए 70% जो बीमारियां हैं वो पानी से होती हैं। कैसे? अगर आप साफ़ पानी पियोगे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। अगर आप गंदा पानी पी लोगे वो एकदम से रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में ज़्यादातर पानी की ही मात्रा है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है पेस्ट अटैक, इनकी कीट के हमले। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये पेस्ट इन्फेक्शन बायोलॉजिकल है। देखिए मैंने आपको ये इसलिए यहाँ पे अलग अलग करके बता रहा हूँ। देखिए बताने को इकट्ठा बता दें, पर अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगर आपको पेपर में आ जाए क्वेश्चन, देखिए हो सकता है पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन कि बताइए कि ये कौन सा खतरा है, तो आप बता सकते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स है। ठीक है, पेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप कुछ भी ये कर सकते हो, आपको इसमें से थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल या इंडस्ट्रियल। देखिए केमिकल डिजास्टर है रासायनिक आपदा, जैसे केमिकल डिजास्टर होगा, कोई केमिकल गिर गया किसी फैक्ट्री में, ठीक है, उससे। ऑयल स्पिल्स, फायर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, यानी कि जब परमाणु दुर्घटना हो जाए, ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाएं, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में कोई गैस लीक होगी, कोई कुछ हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर एक्सीडेंट रिलेटेड, ठीक है, परमाणु दुर्घटना संबंधी, ठीक है, परमाणु टेस्ट कर दिया तो वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, वहाँ पे उनकी बीमारियाँ हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, जैसे जापान में देखिए एटम बम गिराया था, आज तक वहाँ पे बच्चे अपंग पैदा होते हैं, वहाँ पे कोई फसल ही नहीं उगती। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो ये क्या है? न्यूक्लियर एक्सीडेंट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने ऊपर बात की है यहाँ पे अर्थक्वेक की, हमने बात की है सुनामी की, हमने बात की है बादल के फटने की, हमने बात की है यहाँ पे बाढ़ की, हमने यहाँ पे क्लाइमेटिक हजार्ड्स हो गया, जियोलॉजिकल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, केमिकल हो गया, पेस्ट हो गया, सबकी बात कर ली। अब बात आती है कि ये जो खतरे हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है, यानी कि मिटिगेशन, इनसे बचा कैसे जाए। अब देखिए हर एक चीज़ का तोड़ कोई ना कोई तो होता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका आप हल ना निकाल पाओ। चाहे मैथ्स का सवाल कितना मुश्किल हो, अगर आप उसको टाइम दोगे हो जाएगा। यूजीसी नेट पेपर 1 जितना मुश्किल हो आप उसको करोगे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मिटिगेशन यानी कि बचाव करके हम इसे कर सकते हैं। नेचुरल हजार्ड्स को कोई रोक नहीं सकता, पर इससे बचा जा सकता है। ठीक है, बचा कैसे जाएगा अब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए मिटिगेशन का मतलब क्या है? रिस्क को रिड्यूस करना। देखिए ऐसा होता है कि जैसे पता है कि प्राकृतिक खतरा यानी कि नेचुरल हजार्ड्स के आने से खतरा होने वाला है, पर हम उसे कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मान लीजिए आपके घर में अर्थक्वेक आ गया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी जान, आप अपनी जान बचा के भागो। ठीक है, सबसे बड़ा वो है। यानी कि मिटिगेशन में क्या है? आपको रिस्क को बहुत ज़्यादा कम करना, कि ताकि कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। देखिए द डिजास्टर मिटिगेशन एक्शन आर समराइज्ड इनटू 4 टाइप। देखिए 4 तरह का है। देखिए बचाव क्या है? लोकल प्लानिंग एंड रेगुलेशन, हमें लोकल प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर ये चीज़ आ जाए हमें क्या प्लानिंग करनी है। स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हमें स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमें इनके बचाव के लिए, यानी कि अगर अर्थक्वेक आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, उनके हिसाब से हमें अपने घरों का, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने घरों को बनाना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रखना चाहिए। नेचुरल सिस्टम प्रोटेक्शन, देखिए नेचुरल सिस्टम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अब लोगों को एजुकेशन के जरिए अवेयर करना चाहिए। देखिए अभी एजुकेशन के जरिए आपको अवेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए अर्थक्वेक मिटिगेशन की बात करें, मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है तो उसे बचा कैसे जा सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। ठीक है, एन अर्थक्वेक इज व्हाट हैपन व्हेन 2 ब्लॉक ऑफ अर्थ सडनली स्लिप पास्ट वन अनदर। देखिए जब, देखिए होता क्या है कि जब जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, उसके नीचे जो है, ठीक है, उसके नीचे क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में टकराती हैं। ठीक है, वापस में ऐसे हिलती हैं। जो आपस में टकरा जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तो क्या होता है? तो होता है अर्थक्वेक।
मान लीजिए आप दो बंदे हैं, आप दो दोस्त हैं, आपस में टकरा जाओ तो आप एकदम से हिल जाओगे ना। तो वही बात है कि जैसे ये देखिए कि अगर आपस में दो चीज़ें टकरा जाएं, जैसे आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट टकरा जाएं तो उससे क्या है, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या है, उसे फॉल्ट कहते हैं या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। अब देखिए, द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक, अर्थ का सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस यानी कि वो लोकेशन जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे हाइपोसेंटर। ठीक है, यानी कि हम अर्थक्वेक कैसे कहेंगे, जहाँ से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो है वहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो होता है हाइपोसेंटर, जहाँ से भूकंप की शुरुआत है। ठीक है, यानी कि अर्थ की सतह, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उसके जो नीचे वाला स्थान है, ठीक है, जहाँ से भूकंप यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइपोसेंटर। ठीक है, और जब पृथ्वी के सतह यानी कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जब अर्थक्वेक आता है उसे कहते हैं एपिसेंटर, यानी कि जहाँ से निकला वो हाइपोसेंटर, जहाँ पे ऊपर सतह पे आया उसे कहेंगे एपिसेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपको मेन में मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा नीचे द लार्जेस्ट मेन अर्थक्वेक इज कॉल्ड मेन शॉक। अब देखिए, सबसे बड़ा भूकंप अगर वो जो बहुत तबाही लेके आए उसे क्या कहते हैं, मेन शॉक। ठीक है, मेन शॉक किसके बाद आएगा, ये आफ्टर शॉक के बाद आता है। ठीक है, तो अब देखिए अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक कैसे मापते हैं, इसे मापने वाला यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ से इसे मापा जा सकता है। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक की तीन तरह की वेव्स है, पी वेव, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है, यहाँ पे एल वेव्स वैसे दिया नहीं है, पी वेव, एस वेव्स और एल वेव्स है। पी मैंने होता है प्राइमरी वेव, एस मैंने होता है सेकेंडरी वेव्स और एल मैंने होता है लविंग वेव्स। अब देखिए, जैसे भूकंप आए, अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंगें हिलने लगती है ना, ठीक है, उसे कहते हैं लविंग वेव्स, यानी कि एल वेव्स, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछना है कि बताइए पी, एस और एल में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, वो है एल वेव्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब देखिए मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक, हमने ये बताया कि ये नेचुरल हजार्ड्स है अर्थक्वेक, अब इससे बचाव कैसे किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कुछ लिखा हो तो ठीक है, अगर ये तो आपको पढ़ाऊँगा ही, वैसे मैं आपको दो चार चीज़ें बता दूँ। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हैं और अर्थक्वेक वहाँ पे आ गया, तो आपको लिफ्ट की बजाय आपको सीढ़ियों से यानी कि आपको स्टेयर से नीचे उतरना है। ठीक है, कभी भी अर्थक्वेक में लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आपको एक टेबल के नीचे जाकर छुपना है, वो टेबल जो है लकड़ी का बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, जो घर की जैसे जो दरवाज़ा है वहाँ पे जो चौखट है, जैसे हम चौगाठ कह देते हैं पंजाबी या हिंदी में, ठीक है, जो चौखट वो बनी होती है, ठीक है, जो जहाँ पे दरवाज़ा होता है ना लगा हुआ, तो वहाँ पे लकड़ी का ऐसे बनाता है स्टैंड, जिसे चौगाठ कह देते हैं, चौखट। ठीक है, आपको वहाँ पे खड़े हो जाना है, तो वहाँ पे आप बच सकते हो। ठीक है, देखिए अब इनकॉर्पोरेट अर्थक्वेक मिटिगेशन इनटू लोकल प्लानिंग। अब देखें लोकल प्लानिंग की बात करें तो इसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्रिएटिंग ए सेस्मिक सेफ्टी कमेटी टू प्रोवाइड पॉलिसी रिकमेंडेशन। देखिए सबसे पहले आपको अर्थक्वेक के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए जो आपको बता सके कि सेस्मिक वेव अगर आए तो इसे कैसे बचा जा सकता है। सेस्मिक वेव्स क्या है कि जो अर्थक्वेक की जो तरंगें जो अर्थक्वेक होता है ना, जैसे अर्थक्वेक की जैसे अर्थक्वेक आता है जैसे, ठीक है, उसे बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, तो आपको एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें आपको ये डिसाइड जैसे उसको बता जैसे उसमें आपको बताना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए कि आप कैसे सेफ्टी कर सकते हो। जैसे यानी कि आपको अर्थक्वेक के लिए पहले से जैसे होता है ना, जैसे एक आपने सोसाइटी बना दी, आपने एक कमेटी बना दी जिसमें थोड़े से मेंबर है, वो आपको जागरूक करें कि अर्थक्वेक आए तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि हाँ अर्थक्वेक आए तो कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग एंड डिस्टर्बिंग गाइडलाइन, डिस्ट्रीब्यूटिंग गाइडलाइन और पासिंग ऑर्डिनेंस दैट रिक्वायर। ठीक है, अब देखिए जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये कुछ भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें बताना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और गाइडलाइन डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए कि जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई काम कर रहा है, बताना चाहिए कि आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करें बिल्डिंग बनाने में कि ताकि आपको अर्थक्वेक से बचाया जा सके।
ठीक है, यानी कि बिल्डिंग बनाने के स्टार्टिंग में ही ये सब होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग का क्या मतलब है, देखिए इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब है स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर सेस्मिक strengthening action into ongoing building plans and activity in the capital improvement plan to ensure that facilities removal operational for year to come। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात देखिए फैसिलिटी में क्या है, ठीक है, इसमें है कुछ नहीं है, ये सारी ही चीज़ें जो है वो अर्थक्वेक मिटिगेशन के लोकल प्लानिंग में आपके काम आएगी, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर यानी कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे पता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, कोई इमारत है, कोई कुछ है, कोई कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसमें आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्डिंग कैसे प्लान कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपने बिल्डिंग कोई प्लान कर रही है तो आपको उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि अर्थक्वेक आ भी जाए तो आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, आपकी बिल्डिंग गिरे ना, कोई नुकसान ना हो बिल्डिंग को, तो आप उसमें ऐसी चीज़ें लगा सकते हो। नेक्स्ट है सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सच एज लोएस्ट इंटरेस्ट लोन्स और टैक्स ब्रेक फॉर होम एंड बिजनेस ओनर हु सेस्मिक रेटिफाइड देयर स्ट्रक्चर। अब देखिए घर या कोई काम हो जो उसके मालिक है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए समर्थन करना चाहिए। कैसे, अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसे कम ब्याज पर या कुछ भी वो कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी की कोई घर है या किसी का कोई काम है, अगर उसका कोई नुकसान होता है अर्थक्वेक में, ठीक है, अर्थक्वेक का नुकसान हो जाए तो सरकार को चाहिए या वैसे चाहिए कि उसको कम ब्याज पर या उसको उसकी हेल्प की जाए कि ताकि वो अपनी चीज़ों को दोबारा से वापस पा सके, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस कम्युनिटी वल्नरेबिलिटी टू सेस्मिक हजार्ड्स, ठीक है। अब देखिए इसे हिंदी में कहते हैं भूकंपीय खतरों के लिए सामुदायिक भेदता का आंकलन। देखिए कलेक्टिंग जियोलॉजिक इन्फॉर्मेशन ऑन सेस्मिक सोर्स सॉयल कंडीशन एंड रिलेटेड पोटेंशियल हजार्ड्स। देखिए जो भूकंपीय स्रोत हैं, मिट्टी की स्थिति है, तो सबसे पहले इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि देखिए कि कहीं यहाँ पे देखिए जैसे जापान में सबसे ज़्यादा दुनिया में अर्थक्वेक भूकंप आता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे जो उसके जो स्रोत हैं, वहाँ पे जो उसका मिट्टी है, जो कुछ भी है, तो उनके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए हुए हैं। यानी कि हमें सबसे पहले इनकी कंडीशन के बारे में जानना होगा। क्रिएटिंग एन अर्थक्वेक सिनेरियो टू एस्टिमेट पोटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज, द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज एंड द एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज विद इन ए कम्युनिटी टू डेवलप अर्थक्वेक मिटिगेशन प्रायोरिटीज। देखिए भूकंप और भूकंप की प्राथमिकताओं को विकसित करने के लिए एक समुदाय के भीतर संभावित नुकसान, ठीक है, संभावित नुकसान के प्रकार, मौजूदा कमजोरी का अनुमान लगाना। अब देखिए सबसे पहले अनुमान होना चाहिए, ठीक है, एक आपको अनुमान होना चाहिए, ठीक है, पहले ही। यानी कि आप ये देखिए कि अर्थक्वेक से अगर अर्थक्वेक हो जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग हेज टू क्वान्टिटेटिवली एस्टिमेट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम एन अर्थक्वेक। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थक्वेक से जोखिम है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक डाटाबेस बनाइए पहले तो, ठीक है। यूजिंग हेज टू क्वान्टिटेटिवली एस्टिमेट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम एन अर्थक्वेक। देखिए इसमें है क्या, यानी कि भूकंप से यानी कि अर्थक्वेक से जो नुकसान हो सकता है उसका पहले एक अनुमान लगाना, कि एक आइडिया लगाना, ठीक है, एक एस्टिमेट लगाना कि कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मेंटेन ए डाटाबेस टू ट्रैक कम्युनिटी वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक रिस्क। अब देखिए जो अर्थक्वेक से जो आप देखिए अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान के लिए एक डाटाबेस तैयार करना, ठीक है, कि किसको ज़्यादा खतरा हो सकता है। यूजिंग GIS टू मैप हैज़ार्ड एरिया एट रिस्क स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड हैज़ार्ड्स एग्जाम टू असेस हाई रिस्क एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इस बात का देखना कि भूकंप से अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा रिस्क किस एरिया में, सबसे पहले उसे बचाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आए तो किस जगह सबको सबसे ज़्यादा खतरा है। कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग सेफ्टी। अब देखिए बिल्डिंग कितनी सेफ़ है कितनी नहीं है, उसके लिए इंस्पेक्शन होनी चाहिए हर एक बिल्डिंग में। जैसे कोई मकान बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो वहाँ में इंस्पेक्शन की जानी चाहिए कि भूकंप से रहित
ठीक है। भूकंप के लिए, अर्थक्वेक के लिए क्या यहाँ पे सारी जो सेफ्टी जो रखी गई है कि नहीं, ठीक है, एक सर्वे करना चाहिए। प्रोटेक्ट क्रिटिकल फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, कंडक्टिंग सिस्टमैटिक रेट्रोफिटिंग फॉर क्रिटिकल पब्लिक फैसिलिटीज़ मोस्ट एट रिस्क टू अर्थक्वेक। अब देखिए है क्या, भविष्य की घटना और जो कि घटनाओं के से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें क्या है, इनका इस्तेमाल करना है। यानी कि हमें जैसे पता है कि आगे अर्थक्वेक आ सकता है, तो हमें वैसे ही चीज़ तैयार करनी चाहिए कि उस खतरे को रोका जा सकता है। यानी कि आने वाली घटनाओं को बचाने के घटनाओं से बचने के लिए हमें पहले से ही जो है उसका उपाय, ठीक है, उसका पहले से ही उपाय जो है वो ढूंढ के रखना चाहिए। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर मिटिगेशन टेक्निक्स। अब देखिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, अगर अर्थक्वेक आया जाए कौन कौन टेक्निक्स है जो लागू करनी चाहिए। यूज़ स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर टू रिड्यूस डैमेज फ्रॉम फ्यूचर बैड इवेंट्स, ठीक है। अब देखिए, भूकंप के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षित कमरे का प्रयोग करना। देखिए है क्या, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन है, कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारा नुकसान, अब हमें पता है कि भूकंप से, अर्थक्वेक से बहुत सारा नुकसान होने वाला है, उसको कम करने के लिए हमें बचाव करना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग ए सेफ़ रूम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब देखिए हमें एक सेफ़ रूम का, एक सुरक्षित कमरे का निर्माण करना चाहिए जिस पे अर्थक्वेक का असर ना पड़े। इंस्टॉलिंग विंडो फिल्म टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम शैटर्ड ग्लास। अब देखिए इसमें है क्या कि जैसे जो टूटा हुआ, जैसे कांच टूट जाए, ठीक है, कांच के टूटने को रोकने के लिए खिड़की में फिल्म लगाती है ना, जैसे जैसे ग्लास को टूटने के, जैसे देखिए कांच टूट जाए तो कांच तो टूट जाएगा, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की, जो आपने देखा होगा गाड़ियों में ब्लैक कलर का पेपर चढ़ाया जाता है जिसे ब्लैक फिल्म बोलते हैं, है ना। विंडो के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का फिल्म लगाना चाहिए, पेपर लगाना चाहिए, कि ताकि ग्लास जो है वो टूट के नुकसान ना करे किसी को। इंक्रीज़ अर्थक्वेक रिस्क अवेयरनेस। देखिए अर्थक्वेक से होने वाले रिस्क को बताने के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो इसको कैसे कैसे क्या सामान इस्तेमाल करो। तो अगर अर्थक्वेक आ जाए, अगर आप अपने घर में बैठे हो तो आपको अपनी जान कैसे बचानी है, आपको सीढ़ियों के रास्ते उतरना है, आपको दरवाजे के दहलीज में खड़ा होना है, ठीक है। ऐसे से आपको बाहर निकल के किसी एक सेफ किसी मैदान में चले जाना है, किसी ग्राउंड में चले जाना है, तो आपको ऐसी अवेयरनेस ये फैलानी चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो थी अर्थक्वेक की, नेक्स्ट है ड्रॉट मिटिगेशन। देखिए कहीं जगह पे सूखा पड़ जाए, देखिए फ्रेंड्स सूखा पड़ जाना, ठीक है। ड्रॉट मिटिगेशन क्या है कि किसी जगह पे सूखा पड़ जाना, ये भी क्या है कि नेचुरल हैज़ार्ड से, ठीक है। खेतों का बंजर हो जाना, ठीक है, फसलों का ख़राब हो जाना, फसलों का दोबारा ना उग पाना, ये क्या है, ये ड्रॉट मिटिगेशन है, ड्रॉट है, सूखा पड़ जाना। अब देखिए होता क्यों है, देखिए फसलों का नुकसान हो जाए, अगर म्यूनसिपल की जो वाटर सप्लाई है वो या तो बहुत कम हो, या पानी में कोई ऐसे चीज़ मिल जाए जो पानी ख़राब है, वो मान लीजिए अगर फसलों को दे दिया जाए तो वो उससे जो ख़राब हो सकता है ना। टेम्परेचर, अगर वहाँ पे टेम्परेचर हाई लो है तो वैसे सूखा पड़ सकता है वहाँ पे। तो इसका बचाव कैसे करना चाहिए, देखिए असेस वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट रिस्क, ठीक है। सूखे से क्या है, देखिए इसको करने से क्या है, देखिए गैदरिंग एंड एनालाइजिंग वाटर एंड क्लाइमेट डाटा टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल क्लाइमेट एंड ड्रॉट हिस्ट्री। अब देखिए जो स्थानीय जो जलवायु है, जो लोकल जो क्लाइमेट डाटा है, उसको इकट्ठा करना है पहले, ठीक है। उसका बैकग्राउंड देखना है, उसका इतिहास देखना है कि जिस जगह पे सूखा पड़ा है क्या पहले वहाँ पे सूखा पड़ा था, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई डॉक्टर के पास मरीज भी जाता है तो उसका पहले वो चेकअप करवाता है, हिस्ट्री देखता है इसको क्या प्रॉब्लम थी। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ हो चुकी है तो उसको हमें, जैसे कहीं पे सूखा पड़ चुका है, पहले हमें उसका हिस्ट्री देखना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे सूखा पड़ चुका है, पहले पड़ा था कहीं, ठीक है। तो उससे हमें क्या है, बेहतर एक जो डाटा इकट्ठा होगा जिससे हम उसको समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट अफेक्ट द सेवरिटी ऑफ ए ड्रॉट। अब देखिए सूखा किसके कारण पड़ा है, ठीक है, उसका कारण को खोजना। आइडेंटिफाई अवेलेबल वाटर सप्लाई। अब देखिए सूखा पड़ता क्यों है, पानी की कमी की वजह से। अब देखना है कि पानी की उपलब्धता की पहचान करना, कि जो पानी, देखिए अगर पानी ना जाए तो सूखा पड़ जाएगा, अगर पानी गंदा दे दिया जाए तो
सूखा पड़ जाएगा। अब देखिए पानी जो वहाँ पे दिया जा रहा है वो कैसा है, वो गंदा तो नहीं है, ठीक है, या पानी दिया जा रहा है कि नहीं वो देखना। डिटरमाइन हाउ द कम्युनिटी एंड इट्स वाटर सोर्सेज हैव बीन इम्पैक्टेड बाय ड्रॉट इन द पास्ट। यह निर्धारित करना कि अतीत में यानी कि पास्ट में अगर सूखा है, ठीक है, या ड्रॉट है तो वो कैसे प्रभावित हुआ था। यानी कि मान लीजिए पहले वहाँ पे सूखा पड़ चुका है, ड्रॉट आ चुका है, तो वो पहले कैसे हुआ था, तो बाद में कैसे सही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ मॉनिटर। देखिए मॉनिटर ड्रॉट कंडीशन, अब हमें ड्रॉट की कंडीशन देखनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो ड्रॉट कंडीशन, मॉनिटर ड्रॉट कंडीशन है कि सूखे की जो स्थिति है उसको निगरानी करें। देखिए आइडेंटिफाई लोकल ड्रॉट इंडिकेटर्स सच एज प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सरफेस वाटर लेवल, सॉइल मॉइस्चर। देखिए मिट्टी की जो नमी है उसको देखना, जो पानी का जो लेवल है, ठीक है, वो देखना, टेम्परेचर देखना, इसकी निगरानी करना कि क्या ये सही है। सूखा पड़ने के जो कारण होते हैं उसको उसको जांचना अच्छे से, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करना कि क्यों सूखा पड़ा है। एस्टैब्लिशिंग ए रेगुलर शेड्यूल टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट कंडीशन ऑन एट लीस्ट ए मंथली बेसिस। अब देखिए मंथली बेसिस पे इसकी चेकिंग करते रहना, ठीक है। मॉनिटर वाटर सप्लाई, देखिए जो वाटर सप्लाई हो रही है इसके ऊपर नज़र रखना है। रेगुलर चेकिंग फॉर लीक्स टू मिनिमाइज वाटर सप्लाई लॉसेस। रेगुलर देखिए चेकिंग करना कि क्या ये जो वाटर सप्लाई होती है क्या वो सही हो रही है। इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग, वाटर सप्लाई को और इम्प्रूव करा जाना चाहिए, उसकी निगरानी करना। प्लान फॉर ड्रॉट, देखिए डेवलपिंग ए ड्रॉट इमरजेंसी प्लान। अगर सूखा पड़ जाए तो पहले आपके लिए जैसे जगह देखिए कई जगह पे सूखा पड़ जाए, ठीक है, सूखा पड़ने की स्थिति में, सूखा पड़ने की कंडीशन में आपको एक एमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर सूखा पड़ जाए तो आप उस पर कैसे उसको सही कर सकते हो, ठीक है। डेवलपिंग क्राइटेरिया और ट्रिगर्स फॉर ड्रॉट। अब देखिए आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया अपनाने चाहिए, कुछ ऐसे आपके पास प्लान हो चाहिए, ठीक है, अगर सूखा पड़ जाए तो। डेवलपिंग ए ड्रॉट कम्युनिकेशन प्लान एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू फैसिलिटेट टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेटिव ऑफिशियल डिसीजन मेकर्स। देखिए पब्लिक को, जैसे किसान वगैरह हैं, पब्लिक को पहले ही सूखे के बारे में बता देना चाहिए कि अगर ये हिदायतें, ये इंस्ट्रक्शन ना बरती तो सूखा पड़ सकता है। तो आपको सरकार की या कहीं की आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए, ठीक है। लोकल जो किसान हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो ये सूखा पड़ सकता है। डेवलपिंग एग्रीमेंट फॉर सेकेंडरी वाटर सोर्सेज दैट मे बी यूज ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन। अब देखिए सूखे की स्थिति के दौरान, ठीक है, सूखे की जो स्थिति है, जो ड्राउट की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसके दौरान जो उपयोग की जाने वाली, जो उसके दौरान जो उपयोग की जाती है, जो वाटर सप्लाई जो उपयोग की जाती है, उसका समझौता करना, ठीक है। यानी कि जो एग्रीमेंट हो रहा है किसी को, जैसे वाटर सप्लाई का एग्रीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे किसी को वाटर सप्लाई का एग्रीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कि उसके एग्रीमेंट देखना कि क्या उसने अपना एग्रीमेंट में जो लिखा है इतना पानी देना है, क्या उसने पानी दिया है, क्या उसकी गलती वजह से सूखा तो नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि जिसको पानी सप्लाई करना है उसके साथ एग्रीमेंट पहले करना। Establishing an irrigation time scheduling program or process so that all agricultural land gets required amount of water। अब देखिए सिंचाई करना, ठीक है, अब जो इसकी जो सिंचाई हो रही है कितने समय पे हो रही है, ठीक है, क्या शेड्यूल है, क्या प्रोसेस है, इस सभी की जांच करना। देखिए सिंचाई करना यानी कि इरिगेशन, फसलों को पानी देना, कितने समय तक देना, कौन से समय में देना, कितना पानी देना, इस सब की जाँच करते रहना। रिक्वायर वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, ठीक है। देखें रिक्वायर वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, सूखे की स्थिति के दौरान जल संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि अगर सूखे की स्थिति बन जाए, कहीं पे ड्रॉट हो जाए, ठीक है, तो उसके दौरान क्या है कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी की आवश्यकता, पानी की ज़रूरत कैसे है। देखिए यानी कि सूखे की स्थिति में, ड्रॉट की कंडीशन में आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। देखिए डेवलपिंग एन ऑर्डिनेंस to restrict the use of public water sources for non-essential uses such as landscaping, washing cars, filling swimming pools etc। अब देखिए मान लीजिए किसी जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, तब आप पानी को कैसे बचा सकते हो, ठीक है। जैसे कार को धोना पानी से पानी वेस्ट हो जाएगा, उसको रोक दिया जाए, स्विमिंग पूल में पानी ना भरा जाए,
ठीक है। कोई भूमि निर्माण, अगर कोई बिल्डिंग्स बन रही है वहाँ भी पानी की जरूरत है, उसको भी रोक दिया जाए। तो इससे क्या है, हम उस पानी को बचा के सूखे की कंडीशन से, ठीक है, थोड़ी सी राहत हमें मिल सकती है। प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। देखिए ओवर ग्रेजिंग क्या है, जब जो एनिमल्स है, जो बहुत ज़्यादा पशु उसको खेतों को चर लेते हैं, ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग होने के कारण वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिश ए ग्रेजिंग पॉलिसी और परमिटिंग प्रोग्राम टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। देखिए इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए कि कितनी पशुओं को चरना चाहिए, है ना। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग रेंज मैनेजमेंट। देखिए एनिमल्स जो हैं उनका जो जानवरों की संख्या कम करना, ठीक है, रेंज प्रबंध करना, यानी कि अगर आपके जो जानवर हैं, ठीक है, वो खेतों को चरने जा रहे हैं, कितनी रेंज होनी चाहिए। ये नहीं खेत में खुला छोड़ दे तो वो पूरा खेत ही साफ करके आ गया, ऐसे नहीं है, ठीक है, रेंज बना के रखना। इम्प्रूव वाटर सप्लाई सिस्टम। देखिए इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड डिलीवरी सिस्टम टू सेव वाटर थ्रू एक्शन सच एज डिज़ाइनिंग वाटर डिलीवरी सिस्टम टू एकोमोडेट ड्रॉट इवेंट्स। देखिए वाटर सप्लाई के लिए पहले क्या है, वाटर सप्लाई करने के लिए जो जो पानी का जो वितरण है, जो जल वितरण है, जो पानी की जो सप्लाई है, उसको डिज़ाइन करना कि यहाँ पे ये सूखा, जैसे देखिए यहाँ पे सूखा ना पड़े तो कितनी देर में वाटर सप्लाई करना, कौन से समय में देना, ये सब कुछ होना चाहिए। डेवलपिंग न्यू एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वाटर डिलीवरी सिस्टम टू एलिमिनेट ब्रेक एंड लीक्स। अब देखिए ब्रेक और लीक को ख़त्म करने के लिए मौजूदा जो जल वितरण प्रणाली है उसको नया उन्नत बनाना। मान लीजिए किसी जगह के ऊपर जो पानी दिया जा रहा है खेतों को, ठीक है, तो उसमें कोई कमियां हैं, उसको दूर करके नया सिस्टम अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एजुकेट रेजिडेंट ऑन वाटर सेविंग टेक्निक। अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निक्स है वाटर सेविंग के लिए, ठीक है। इंस्टॉलिंग लो फ्लो वाटर सेविंग शावर हेड्स एंड टॉयलेट्स। अब देखिए कम प्रभाव वाले पानी की बचत करना, जैसे शावर या शौचालय है, वहाँ पे कम प्रेशर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है, जहाँ पे जो टैप है, जो शावर है, वहाँ पे कम प्रेशर है पानी का, ताकि पानी जो है वो ख़राब ना हो जाए। टर्निंग वाटर फ्लो ऑफ वाइल ब्रशिंग टीथ एंड ड्यूरिंग अदर क्लीनिंग एक्टिविटी। अगर आप ब्रश कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो आपको तब क्या है, जैसे आप ब्रश कर रहे हो तब पानी को ना चलाए। वॉश बेसिन में होता है ना, कई बार वॉश बेसिन में पानी चलता रहता है, ब्रश करते रहते हैं, तो पानी तो वेस्ट ही है वो, इसलिए उसको रोकना। एडजस्टिंग स्प्रिंकल्स टू वाटर द लैंड एंड नॉट द साइडवॉक ऑन स्ट्रीट। अब देखिए लॉन के लिए जो पानी है, ठीक है, जो लॉन में पानी देते हैं उसको ना करना, सड़क पे या फुटपाथ पे पानी ना फेंकना। उसके बाद रनिंग द डिश वॉशर एंड द वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन दे आर फुल। देखिए डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन को तभी चलाएं जब वे भरे हों, यानी कि अगर आपके बहुत सारे बर्तन है, बहुत सारे कपड़े हो जाए, तभी उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। चेकिंग फॉर लीक्स इन प्लम्पिंग और ड्रिपिंग फिट्स। देखिए नल या टपकने वाले नल में लीक की जांच करें, जैसे आपने नल बंद कर दिया, टैप बंद कर दी, वो लीक हो रही है, पानी लीक हो रहा है, उसकी चेकिंग करना। इंस्टॉलिंग रेन कैप्चरिंग डिवाइस फॉर इरिगेशन। देखिए सिंचाई के लिए वर्षा जब होती है उसके उपकरणों को स्थापित करना, ठीक है, यानी कि अगर बारिश वहाँ पे आ जाए सूखे वाली जगह पे तो उसको कैसे पानी को उसको स्टोर किया जाए, ये देखना। encouraging the installation of grey water system in home to encourage water system। देखिए पानी के पुनर्प्रयोग के लिए, ठीक है, घरों में क्या है, वाटर सिस्टम को प्रोत्साहित करना है, इनकी बताना कि आप पानी को कैसे बचा के रखें। एजुकेट फार्मर और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। अब देखिए फार्मर जो है, जो किसान हैं, उनको पानी के बारे में और उनको मिट्टी के बारे में, इनकी मिट्टी और पानी दोनों के बारे में क्या है, उनको एजुकेट करना, जिससे वो सूखे से बच सके। नेक्स्ट है फ्लड मिटिगेशन। देखिए फ्लड मिटिगेशन क्या है, फ्लड क्या है, बाढ़ आना। जैसे देखिए हमारे जो इंडिया में तो सोरोह बिहार क्या है, कोसी, यानी कि कोसी नदी के कारण क्या है, बिहार में बाढ़ आ जाती है, और दामोदर नदी की वजह से क्या है, बंगाल में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बाढ़ क्या है, अचानक से नदी के जल का भर जाना। जैसे आप देखिए अगर आपने एक टब या बाल्टी लगा रखी है पानी की भरने के लिए, अगर वो पानी भर रहा है, वहाँ पे जब आप पानी भर रहा है, अगर उसका जो लेवल है ऊपर तक भर जाए तो पानी जो नीचे गिर जाएगा उससे, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी, उसे उतना पानी ले लिया, बाकी उसने नीचे गिरा दिया। तो ये बात है कि एक नदी का जितना लेवल है, जितना उसका स्तर होता है, जितना लेवल है, अगर उससे पानी भर जाए तो बाकी का पानी जो है आसपास के इलाकों में आ जाएगा, जिसे कहते हैं फ्लड,
ठीक है, ओवरलोड पानी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकॉर्पोरेट फ्लड मिटिगेशन इन लोकल प्लानिंग। ठीक है, अब ये आपको मैं मिटिगेशन बता रहा हूँ सारे की, इसकी तकनीक क्या है। ठीक है, देखिए बाढ़ आने के लिए क्या है। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन एंड एनफोर्सिंग एक्सेप्टेबल लैंड यूसेज टू एलिवेट द रिस्क ऑफ डैमेज बाय लिमिटेड एक्सपोजर इन फ्लड हजार्ड एरिया, फ्लड प्लेन एंड कोस्टल जोन मैनेजमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। देखिए सबसे पहली बात है कि ये देखना कि अगर बाढ़ जहाँ पे आ जाए तो उसमें कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। पहली बात तो यह है कि अगर बाढ़ कहीं पे आती है, जैसे मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ रही है, तो सबसे ज़्यादा किस जगह पे खतरा है पहले उसको देखना। जिस जगह का नुकसान हो ज़्यादा पहले उसको देखना, उसके लिए प्लानिंग बनाना। ठीक है, या बाढ़ को रोका जाए या वहाँ से लोगों के घर खाली कराया जाए। डेवलपिंग ए फूड प्लान मैनेजमेंट प्लान एंड अपडेटिंग इट रेगुलरली। देखिए पहले फूड प्लान मैनेजमेंट प्लान बनाना, ठीक है, उसको अपडेट करते रहना डेली। मिटिगेशन हजार्ड्स ड्यूरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, फॉर एग्जांपल डिसीजन टू एक्सटेंड रोड्स एंड यूटिलाइज टू एन एरिया में इंक्रीज एक्सपोजर टू फ्लड हजार्ड। देखिए उसमें क्या है, डिसीजन बनाना, मतलब कि जो रोड वगैरह है उसको बना देना। ठीक है, चीज़ों का यूटिलाइज़ करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, ऐसी प्लानिंग करना कि जिससे बाढ़ को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए adopting a post-disaster recovery ordinance based on a plan regulate activity generally depending on property location। अब देखिए इसमें इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि जो बुनियादी ढांचा है, ठीक है, मैं आपसे सीधी बात यहाँ पे एक बताता हूँ। देखिए इसमें है क्या, आपको ये देखना है कि जिस जगह के ऊपर, ठीक है, जिस जगह पर बाढ़ आनी है, जो वो जगह है उसके ऊपर मान लीजिए कि कितनी महंगे मकान बने, कितनी जो कॉस्टली वो जगह है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है, वहाँ पे आपको उसके लिए प्लानिंग करना कि कैसे उसे बचाया जा सके, कैसे उसे कम किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए एक बिल्डिंग बनी हुई बहुत महंगी है, वहाँ पे बाढ़ आ जाए, वो नुकसान हो जाएगा उसका, तो उसके लिए प्लानिंग करना। ठीक है, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम टू लिंक मैनेज एंड एक्सपैंड एग्जिस्टिंग पार्क्स प्रिजर्व्स एंड ग्रीनवे। अब देखिए जो मौजूदा पार्क हैं, ठीक है, जो मौजूदा पार्क बने हुए हैं उसको मैनेज करने के लिए, उनका लिंक करने के लिए, ठीक है, उनका विस्तार करने के लिए है क्या है, कार्यक्रम की स्थापना करना। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना कि ताकि उनको लिंक किया जा सके आपस में। ठीक है, मान लीजिए एक जगह पे बाढ़ आनी है, वहाँ पे रोड बना दिया जाए। ठीक है, वहाँ पे उसके लिए कोई बांध बना दिया जाए, कुछ भी ऐसे कर दिया जाए कि जिससे उससे बचा जा सके। फॉर्म पार्टनरशिप टू सपोर्ट फूड फ्लड प्लेन मैनेजमेंट। अब देखिए इसका समर्थन, जैसे हम देखिए हमें सरकार के ऊपर ना डिपेंड होकर खुद भी इसमें भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, फॉर्मिंग ए रीजनल वाटरशेड काउंसिल टू हेल्प ब्रिंग टुगेदर रिसोर्सेज फॉर कंप्रीहेंसिव एनालिसिस प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कोऑपरेशन। देखिए व्यापक स्तर पे क्या है, योजना बनाएं, प्लानिंग करें, एक एक आपको वाटरशेड जो है काउंसिल का गठन करना कि ताकि प्लानिंग से सब कुछ चीज़ चल सके। फॉर्मिंग ए सीडीएम प्लान इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इसमें क्या है कि आपको एक सीडीएम होने के नाते आपको उसमें भाग लेना, जो कमेटी बनी हुई है उसके ऊपर क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अडॉप्ट एंड इन्फोर्स बिल्डिंग कोड्स एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए वही बात है कि बिल्डिंग्स कैसे बनाई जा रही हैं, किस तरह से बनाई जा रही हैं, क्या वो बिल्कुल उसके नज़दीक है। ठीक है, मान लीजिए नदी के किनारे बिल्कुल बिल्डिंग बना दी, कल को बाढ़ है तो बिल्डिंग पूरी वहाँ पे से गायब भी हो गई। ठीक है, ऐसे नहीं है, तो कितनी दूरी पे बनाया जाए, क्या क्या सामान इस्तेमाल किया जाए, ये ऐसी चीज़ें इसमें दिखना। ठीक है, इम्प्रूव स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये मान के चलिए कि कोई तूफ़ान आ जाए, ठीक है, तूफ़ान आ जाए तो वहाँ पे क्या है कि वाटर मैनेजमेंट को कैसे, यानी कि देखिए तूफ़ान आ जाए तो अगर वहाँ पे जो पानी है, ठीक है, पानी का बचाव जो है उसे कैसे बचा के रखना है, कैसे सुधार करना है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि मान लीजिए कि तूफ़ान आ जाए कई जगह पे ऊपर, ठीक है, कुछ भी आ जाए, अब वहाँ पे आपका जो पानी का निकास है उसका अध्ययन करना। ठीक है, मान लीजिए अगर मान लीजिए कहीं पे तूफ़ान आ गया
वहाँ पे पानी की निकासी, पानी एक जगह पे जमा हुआ है, ठीक है, उसको कैसे निकाला जाए वहाँ से कि ताकि वो आगे जाके फैल ना जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, एक प्लानिंग बनाना, ठीक है, एक प्लान बनाना कि पानी को कैसे रखा जाए। मान लीजिए कि एक नदी के किनारे बिल्डिंग्स बनी हैं, घर बने हुए हैं, अब बाढ़ के पानी को कैसे यूज़ किया जाए, बाढ़ के पानी को कैसे एक जगह पर स्टोर किया जाए, ठीक है, कि ताकि आके जाके फिर उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए प्लानिंग करना, ठीक है। इम्प्रूव फ्लड रिस्क असेसमेंट। अब देखिए जो फ्लड का रिस्क है, ठीक है, जो फ्लड का जो रिस्क होता है उसमें सुधार करना। देखिए सबसे बढ़िया क्या है, आप इसमें पहली बात तो प्लानिंग करिए, ठीक है, प्लानिंग करिए आप इसमें। जैसे देखिए प्लानिंग करने के बाद क्या है कि आप उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्लानिंग इसमें आप शामिल हुई, उसमें क्या है कि उसके बाद क्या है कि खुली जगह जो है, ठीक है, जैसे खुली जगह है वहाँ पे क्या है, खुली जगह के ऊपर आप एक पानी को जो है इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए बाढ़ का पानी है, एक खुली जगह है, वहाँ पे आप उसको इकट्ठा कीजिए ताकि आगे वो फैल ना पाए। ऐसा उसका इस्तेमाल करना कि ताकि वो आगे जाके फैल ना पाए, ठीक है, उसे एक ही जगह पे सुरक्षित कर देना। इम्प्रूविंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैपेसिटी। अब देखिए तूफ़ान से अगर कोई जैसे तूफ़ान आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, ठीक है, फ्लड आ जाए, तूफ़ान आ जाए, तो जो जहाँ पे जो पानी छोड़ा जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक घर में बाढ़ के कारण एक गांव में पानी आ गया, तो उस पानी को कहाँ पे छोड़ा जाए कि पानी को निकाला जा सके। मान लीजिए गांव में पानी आ चुका है, पूरा गांव पानी से भर चुका है, तो उस पानी को कहाँ पे छोड़ा जाए कि ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो, जैसे कोई सड़क ख़राब ना हो, कोई नदी के अंदर ना जाए, कुछ मान लीजिए कि खेतों में छोड़ दिया, खेत ख़राब ना हो जाए, तो पानी की ऐसी निकासी करना कि जैसे रोड पे छोड़ दिया तो पानी अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें करना। फ्लड प्रूफ रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। अब देखिए जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो एरिया कैसा है, ठीक है, वो जहाँ पे लोग नहीं रहते वो एरिया ऐसा है, उसके ऊपर जांच करना, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर मेंटेनेंस फॉर ड्रेनेज सिस्टम एंड फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब देखिए अब जहाँ पे क्या है कि जो मेंटेनेंस है, ठीक है, पानी का जो बचाव है, जो फ्लड के लिए क्या क्या बचाव किए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेना एक बार। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ फ्लड रिस्क सेफ्टी। अब देखिए अवेयरनेस बढ़ाना सबसे पहली बात है, ठीक है, रिस्क और सेफ्टी के लिए एजुकेट करना लोगों को प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड मिटिगेशन, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, मान लीजिए कहीं पे कोई चट्टानें हैं, कोई कुछ है, कोई चट्टान है, कोई जैसे कुछ कोई रॉक्स है, कोई चट्टान, कोई कुछ भी है, जैसे अचानक से वो एकदम से वो गिर जाए, ठीक है, कहीं पे कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे स्टॉर्म्स आ गया, कहीं पे वॉल्केनो ज्वालामुखी आ गया, कहीं पे कुछ हो गया, आग लग गई, तो वहाँ से क्या है लैंडस्लाइड मिटिगेशन, लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है, अचानक वहाँ से क्या है लैंडस्लाइड हो जाना, ठीक है, तो ये हो सकता है उससे। तो इससे अब बचा कैसे जाए, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन फट गई, ठीक है, इससे बचा कैसे जाए। देखिए असेस वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड, इसमें क्या है देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस सूची को पूरा करना, यानी कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि कंडीशन है क्या आसपास, ठीक है, आसपास कंडीशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो देखना। ये फ्रेंड्स आप देखिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं तकरीबन सेम ही है हर एक में, ठीक है, हर एक में चीज़ें सेम ही हैं, आप इसको कर सकते हो आराम से, ठीक है। मैनेज डेवलपमेंट इन लैंडस्लाइड हज़ार्ड एरिया, आपको देखना है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है या होती है, आप उस जगह को कैसे मैनेज करते हो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है, आपको वहाँ पे चीज़ें बसानी है, ऐसे करके। प्रिवेंट इम्पैक्ट टू रोडवेज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, पहली बात तो आपको जैसे वो लैंडस्लाइड हो रही है उसको मॉनिटर करना कि ये कैसे हो रहा है, फिर इसको ये देखना कि इसे कैसे बचाया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का देखना। रिमूव एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम लैंडस्लाइड हज़ार्ड एरिया। अब देखिए वहाँ पे बिल्डिंग ना बनाई जाना, ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने से रोकना जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने से रोकना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब कि ऐसे मतलब बिल्डिंग बनाने से रोक के क्या है आप वो लैंडस्लाइड से होने वाले खतरे को बचा सकते हैं। देखिए नेचुरल हज़ार्ड्स को कोई रोक नहीं सकता, पर आप वहाँ से अपने जान माल का जो
आप जान माल की अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। वाइल्ड फायर मिटिगेशन, वाइल्ड फायर मिटिगेशन क्या है, देखिए जैसे जंगलों में आग लग जाना, ठीक है, जंगलों में आग क्या है, गर्मियों के कारण क्या है आग लग जाती है, ठीक है, तो जंगल में आग लग गई, ठीक है, उसको कैसे रोका जाए। वाइल्ड फायर से बचने के लिए, मिटिगेशन के लिए प्लान बना के चला जाए, ठीक है। प्लान कैसा हो कि जंगल की तरफ यानी कि किसी का घर हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका प्लान बना के चलना कि उसको कैसे रोका जाए। अगर वहाँ पे कोई, देखिए वैसे जंगली जीव जो है उसको कैसे बचाया जाए, ठीक है, देखिए जान तो सबकी एक जैसी है, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी लैंड यूज़ की जा रही है, कौन सा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है उसको देखना। रिड्यूस रिस्क थ्रो लैंड यूज़ प्लानिंग, देखिए रिस्क को, जैसे देखिए लैंड यूज़ प्लानिंग क्या है, अगर आप कोई चीज़ का लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम रिस्क हो, ठीक है, जैसे यूजिंग जोनिंग एंड स्पेशल वाइल्ड फायर ओवरले डिस्ट्रिक्ट टू डेजिग्नेट हाई रिस्क एरिया एंड स्पेसिफाई द कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एरिया। देखिए वहाँ पे क्या है कि जैसे आप कहीं पे किसी ने कोई मकान बनाया, कुछ भी बिल्डिंग बनाई जा रही है, आसपास का एरिया कैसा है, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या कि जंगल में जो आग लगी है, पहले इसके बारे में देखना कि वो आग कैसे लगी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जांचने की कोशिश करना कि मतलब कि पहले क्या वहाँ पे आग लगती रहती है, कैसे है, यानी कि उसका हिस्ट्री जांचने की कोशिश करना, ठीक है। जंगल की जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड फायर है, जो जंगल की जो आग है, उसको देखने के लिए देखिए जैसे वो उसकी जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ है वो बनाना, ठीक है, कि आगे जाके इसको बचाया जा सके या इसे खुद बचाया जा सके, ठीक है। और जो उसकी जगह का इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो लोगों की जो सुरक्षा है, जो सार्वजनिक जो सुरक्षा है, जो पब्लिक सेफ्टी है, उसके लिए योजना बनाना, ठीक है, कि ताकि लोगों को नुकसान ना हो। कोई भी नेचुरल हज़ार्ड आता है, कोई भी प्राकृतिक खतरा आता है, तो सबसे पहले क्या है, हमें लोगों की जान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिड्यूस रिस्क थ्रो लैंड यूजिंग प्लानिंग, ठीक है। देखिए भूमि का उपयोग करने के लिए, भूमि का उपयोग योजना के लिए, भूमि का उपयोग करने के लिए आपको योजना बनाना, ठीक है। देखिए यूजिंग जोनिंग एंड, देखिए पहले जो मैं आपको लाइन पढ़ूंगा सीरीज इसका मतलब बता दूंगा क्या है, कि उससे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखिए इसमें है क्या कि जो चीज़ जो जिस जगह का आप इस्तेमाल कर रहे हो, पहली बात तो वो देखना वो जगह कैसी है, ठीक है, कि क्या वहाँ पे आग तो नहीं लगती, ठीक है, लगती है तो कितनी लगती है, कब लगती है, ठीक है, तो ये आपको वो दिखना होगा, ठीक है। उसके बाद उसी आधार पर आपको किसी को लैंड पे उसके ऊपर वो प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो बनाना हो कुछ भी। तो दूसरी बात है कि जो उसकी घनत्व है, यानी कि जो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसके वो दिखना, ठीक है, ये कितनी हद तक आग नहीं फैलती, कितनी जंगल में पूरे में आग लगती है, कहाँ पे लगती है, ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या है कि देखिए कि जैसे आप इसमें वैसे ये गाइडलाइंस वगैरह को देखना, सर्विस देखना, बस ऐसे कुछ नहीं है। क्रिएटिंग डिफेंसिबल स्पेस अराउंड स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का लगाना, ऐसा स्ट्रक्चर लगाना, ठीक है, कि ताकि लोगों को वहाँ से बचाया जा सके, ठीक है। कंडक्ट मेंटेनेंस टू रिड्यूस रिस्क, देखिए रिस्क को दूर करने के लिए मेंटेनेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर जंगल में आग लग भी जाती है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है, तो आपके पास बचाव के लिए क्या है, ठीक है, उसका दिखना। तो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए फ्यूल जो मैनेजमेंट, देखिए अगर जंगल में आग लग गई है तो सबसे पहले आग किसको पकड़ेगी, जो जिससे आग जल्दी लगती है, जैसे फ्यूल हो गया, ठीक है, उसको लगेगी। तो सबसे पहले फ्यूल को, अगर वहाँ पे अगर कोई आपका पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी है, फ्यूल है, कुछ भी है, जिससे पता है कि आपको ये आग यहाँ पे लग जाएगी, उसके लिए आपको बचाव के लिए काम करना है, ठीक है। उसके लिए कोई छत डाल देना है, कुछ भी, उसको एक सेवा जगह पर रहना कि ताकि वहाँ पे आग पहुँच ना पाए, ठीक है। इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ रिस्क अवेयरनेस, देखिए वाइल्ड लाइफ रिस्क अवेयरनेस करना, अगर वहाँ पे कोई, अगर वहाँ पे लोग रहते हैं या कोई भी कुछ भी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे रिस्क अवेयरनेस बताना कि वहाँ पे आग लगती है, उसके बारे में उनको बताना। एजुकेट प्रॉपर्टी ओनर्स अबाउट वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन टेक्निक्स, अब देखिए जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, जिनके वहाँ पे बाग हैं, जिनके वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे उनका जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है, उसको उनके बारे में एजुकेट करना।
नेक्स्ट है सुनामी मिटिगेशन। देखिए फ्रेंड्स, सुनामी क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप आना, समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आना क्या होता है? सुनामी। ठीक है, धरती पे अगर अर्थक्वेक आए तो उसे अर्थक्वेक कहेंगे, अगर समुद्र के अंदर आए तो उसे कहेंगे सुनामी। इसकी लहरें बहुत ऊंची होती है। जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे किसी का घर है, सुनामी है, उसकी बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें हैं तो वो बिल्डिंग को ख़राब कर देगी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो सुनामी की जो लहर है वो तकरीबन 50 फीट होती है, 50 फीट होती है समुद्र तल से, यानी कि जहाँ पे समुद्र उससे 50 फीट ऊपर होती है सुनामी। तो यहाँ की जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? मिटिगेशन के लिए बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? बिल्डिंग 100 फीट या 50 फीट से ऊंची होनी चाहिए, कि ताकि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो सके। ठीक है, देखिए, मैप एंड असेस वल्नरेबिलिटी टू सुनामी। सबसे पहले ये देखना कि कहाँ पे कहाँ पे सुनामी आती है। सुनामी कहाँ पे आएगी? जहाँ पे समुद्र लगेगा। जैसे जहाँ जहाँ पे जिस राज्य में या जिस स्टेट में समुद्र लगता है साथ, वहाँ पे सुनामी आने का खतरा रहता है। ठीक है, पहले ये चीज़ देखना। मैनेज डेवलपमेंट इन सुनामी हज़ार्ड एरिया। अब देखिए, जहाँ पे सुनामी आने से जिन एरिया को खतरा होने वाला है उसके लिए उसको डेवलप करना, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट करना, उसमें विकास करना, कि ताकि अगर सुनामी आए तो उसे बचा जा सके। बिल्ड सुनामी शेल्टर्स। देखिए, सुनामी के लिए जो शेल्टर है वो बनाना, ठीक है, कि ताकि देखिए मान लीजिए 50 फीट ऊपर से लहर आ रही, इतना ऊपर शेल्टर छत हो, तो अगर वहाँ से सुनामी आ भी जाए तो किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है प्रोटेक्ट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, बिल्डिंग को बचाने के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे सुनामी आ जाए तो उस बिल्डिंग को कैसे बचाया जा सकता है, कहाँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, उसका बताना। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सुनामी हैज़ार्ड। पब्लिक अवेयरनेस बताना है कि सुनामी कैसे होती है, ठीक है, उसको बताना, अवेयरनेस बताना, ठीक है, कि ताकि लोग पहले से बिवेयर हो। टोर्नाडो मिटिगेशन। देखिए, टोर्नाडो क्या है? जैसे हवा का गोला घूमता है ना ऐसे बड़ी तेज़ी से, उसे बोलते हैं टोर्नाडो। अब देखिए, इनकरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेफ रूम। पहली बात है, टोर्नाडो से बचने के लिए आपको सेफ रूम, ठीक है, आपको एक ऐसा कमरा बनाना है जो आप सेफ हो। ठीक है, देखिए, जो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो नर्सिंग होम हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या है, सेफ रूम बनाना, कि ताकि मान लीजिए टोर्नाडो आ जाए, ठीक है, तो उससे बचा जा सके। रिक्वायर विंड रेसिस्टिंग बिल्डिंग टेक्निक। देखिए, विंड रेसिस्टिंग जो बिल्डिंग टेक्निक अपना चाहिए, जिसमें क्या है, स्ट्रक्चरल ब्रेसिंग है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए वो दिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चरल ब्रेसिंग है वो जैसे कैसे बनाई जा रही है, स्ट्रैप्स एंड क्लिप्स हैं, एंकर बोल्ट्स हैं, लैमिनेटेड और इम्पैक्टेड रेसिस्टेंट ग्लास है, यानी कि जो ग्लास है वो लैमिनेटेड है क्या, उसके ऊपर पेपर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तूफ़ान आने से या मैं ये मान के चले कि टोर्नाडो अगर आए वो, ठीक है, तो उससे क्या है, शीशा ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, ग्लास का ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, वो चीज़ दिखना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, री इन्फोर्स्ड पेस्ट एरियन एंड गार्बेज डोर्स, विंडो शटर्स, वाटरप्रूफ एडेंसिव सील स्ट्रिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखना। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए, उसके बाद क्या है, कंडक्ट टोर्नाडो अवेयरनेस एक्टिविटी। अब देखिए, आपने एक बात नोट की होगी कि सब में एक ही बात है, अवेयरनेस बताना। देखिए, चाहे नेचुरल हज़ार्ड है, चाहे कुछ भी खतरा है, सबसे ज़रूरी बात है कि लोगों में उसमें अवेयरनेस पहुंचाना। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट सब में सेम ही है। एक सेम क्या है कि सब में अवेयरनेस फैलाना, एक्टिविटी ऐसी करना कि सब में अवेयरनेस फैले। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को एजुकेट करना है इसके बारे में। दूसरी बात क्या है कि नेचुरल हज़ार्ड से एक ही चीज़ को बचाया जा सकता है, किसे, लोगों की जान को। ठीक है, उसको अहम बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए, इंक्रीज सी लेवल मिटिगेशन। देखिए, अगर समुद्र का अगर सी लेवल बढ़ जाए, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया सी लेवल बढ़ जाए, तो सी लेवल से क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी जो है वो कहीं पे निकलेगा, या उसमें क्या होगा, देखिए, एक्स्ट्रा पानी से वो क्या होगा, या तो इसकी लहरें बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें आएगी, समुद्र में तूफ़ान आ जाएगा। मान लीजिए कोई मर्चेंट नेवी है, ठीक है, जैसे हमारी कोई समुद्री व्यापार होता है, मान लीजिए समुद्र का लेवल बढ़ गया, वहाँ पर उसका तूफ़ान आ जाएगा, ठीक है, लहरें आ जाएंगी, तो उससे क्या है, उससे खतरा हो जाएगा। ठीक है,
अब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, देखिए असेस वल्नरेबिलिटी टू सी लेवल राइज। ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि समुद्र का पानी, जैसे मान लीजिए कोई समुद्री व्यापार कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई समुद्री व्यापार और लोग जो समुद्र में व्यापार करते हैं, ठीक है, जैसे मर्चेंट नेवी भी है हमारे इंडिया की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मान लीजिए जो सी का लेवल है, पहली बात तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो समुद्र का पानी है, ठीक है, कब बढ़ता है कब घटता है ये पता होना चाहिए। मैनेज डेवलपमेंट इन हाई रिस्क एरिया, अब उसके बाद किन किन एरिया को खतरा होगा, सबसे पहले उसको हटाना, ठीक है, उस जगह को खाली करवाना है, कुछ भी है। प्रिवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इन हाई रिस्क एरिया, अब देखना है कि ये सबसे ज़्यादा किस एरिया पे फैलेगा, उस एरिया के ऊपर खासा ध्यान देना। प्रोटेक्ट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना कि अगर समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाए तब भी कोई नुकसान ना हो पाए। प्रिजर्व हाई हजार्ड एरिया एज ओपन बफर, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचुरल बफर, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि इसको बचा कर रखना, प्लानिंग करना, ये कुछ वगैरह, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सी लेवल राइस मिटिगेशन, देखिए अवेयरनेस फैलाना है तो सबको एक ही पॉइंट सब में कॉमन है, ठीक है। लाइटिंग मिटिगेशन क्या है, ठीक है, लाइटिंग मिटिगेशन क्या है, देखिए लाइटिंग एंड स्ट्राइक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, देखिए अचानक से बिजली का पड़ना, ठीक है, बिजली पड़ जाए, आपकी वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, चाहे आपका वो रेडियो है, टीवी है, चाहे टेलीफोन है, तो वहाँ पे लाइट चल सकती है, ठीक है, यानी कि लाइट जो है ना, वो कहते हैं बिजली पड़ गई वहाँ पे, ठीक है, वो हो सकता है। अब उसमें क्या करना चाहिए, देखिए प्रोटेक्ट क्रिटिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट, सबसे पहले जब जैसे आपके घर में जैसे देखिए बिजली चमकती है, लाइट जाती है, तो आप क्या करते हो, स्विच सभी के निकाल दो, ठीक है, सभी के स्विच निकाल दो, तो कि ताकि बिजली का कनेक्शन कहीं भी बन ना पाए, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है, कि ताकि वो लाइटिंग को रोक सके। कंडक्ट, देखिए स्पार्क ना हो पाए कहीं पे, है ना, ऐसी वायर्स का इस्तेमाल करना कि स्पार्क ना हो पाए। कंडक्ट लाइटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, देखिए इसके लिए प्रोग्राम कंडक्ट करवाना, लोगों को बताना, ठीक है। इरोजन मिटिगेशन, ठीक है, इरोजन मिटिगेशन नेक्स्ट आ गया है, जैसे जैसे कहते हैं कटाव, जैसे कटाव क्या है कि जैसे देखिए जो नदी का जो तट होता है, जो समुद्र तट है, जो नदी का तट है, जैसे शोर लाइन है, बीच है, रिवर बैंक है, कुछ भी है, वहाँ पे क्या है, मिट्टी का कटाव, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इरोजन होता रहता है, ठीक है, वहाँ पे इरोजन होता रहता है, तो उसको कैसे रोका जाए। असेस वल्नरेबिलिटी टू इरोजन, मैनेज डेवलपमेंट इन, अरे देखिए ये सारे पॉइंट सेम ही हैं कि बिल्डिंग का ऐसे साइड बिल्डिंग डिज़ाइन ऐसे तैयार करना, किसी को रोका जाए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एजुकेट किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल हज़ार्ड्स होते क्या है, जो मैंने आपको बताया है, इसको रोका कैसे जाए। सबके पॉइंट सेम ही है, बस आप एक ही पॉइंट सब में याद करो तो आपका ये आराम से हो जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद, देखिए एस एंड पी वेव्स किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से। मिनी वाटर डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय पोल्यूशन,